सब्जी ले लो। सुबह सुबह सब्जी वाली की आवाज़ सुनकर नीता अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेने पहुंचती है। ये लो, अलिया भी आ गई। ओहो, नेहा भी यहीं आ रही है। अगर मैं 10 मिनट लेट सब्जी लेने पहुंचूं तो ये 10 मिनट लेट आएगी। आज मैं जल्दी आ गई तो जल्दी पहुंच गई। अब सब मिलकर मेरा मजाक बनाएगी। अरे वाह नीति, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है नया नौकर रखा है तूने, वरना सब्जी लेने के लिए 10 मिनट भी कहाँ मिल पाता था तुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं खुद ही देर से नीचे आती थी। इतनी बड़ी सोसाइटी में एक अकेली मेरी प्यारी ही तो सब्जी बेचने आती है। सब्जी लेने सोसाइटी की औरतें उस पर ऐसे टूट पड़ती हैं मानो आज आखिरी बार सब्जी बिक रही हो। इसलिए मैं ज़रा आराम से आना पसंद करती हूँ। मुझसे ये भीड़ भाड़ में छीना झपटी नहीं की जाती। प्यारी, ज़रा टमाटर तोल दे और शिमला मिर्च भी। शिमला टमाटर? लगता है पास्ता बनने वाला है। अरे नहीं, मैं तो मिक्स वेज बना रही हूँ। मैदा मेरे घर में कोई खाता ही नहीं। वैसे तो व्हीट ग्रेन का भी पास्ता आता है, पर ज़रा महंगा आता है ना, भैया के बजट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने मेरी ये ड्रेस नोटिस की या नहीं? मेरे हस्बैंड गए थे ना दुबई, वहीं से लेकर आए हैं, इम्पोर्टेड है। चोर बाजार से कपड़े लाती है और इम्पोर्टेड बता देती है। बढ़िया ही। अरे तुम इतनी महंगी ड्रेस सब्जी लेने के लिए पहन कर आ गई? हाँ, तो कमी किस चीज़ की है मेरे पास? अगर ये ख़राब भी हो गई तो मेरे हस्बैंड तो हर महीने ही फ़ॉरेन जाते हैं, अगली बार सिंगापुर से कपड़े ले आएंगे। वैसे नेहा, तुम कब जा रही हो शॉपिंग पर? को देखते देखते मुझे 4 साल हो गए। मेरी शादी से पुराना तुम्हारा सूट लगता है। अब नए कपड़े ले भी लो। नहीं देनी सब्जी तो बोल देना प्यारी, मैं कहीं और से ले लूँगी। ये कहकर गुस्से से बड़बड़ाती हुई नीता अपने फ्लैट में चली जाती है। अरे बहू, तू सब्जी लेकर नहीं आई? नहीं लाई मम्मी जी, और लाती भी कैसे? नीचे पहले ही सारी सपुलिया मुंह खोलकर मुझे डसने के लिए बैठी हुई थी। जिसे देखो बस यही कहती है, नए कपड़े ले लो, घर पर नौकर रख लो। पर इनकी सैलरी है ही कितनी जो मैं नौकर रख लूं? अरे तुम टेंशन मत लो नीता, इतने दिन तुमने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सही। इस बार मेरा प्रमोशन होने ही वाला है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने ही मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। ये सुनते सुनते साल भर बीत गया कि सैलरी डबल हो जाएगी। मुझे तो सैलरी डबल होती दिख नहीं रही। महंगाई ज़रूर 4 गुना हो गई है। अगर बहस हो गई हो तो चाय पिला दो बहू। हाँ, इसीलिए तो आई हूँ मैं इस घर में। लगता है नीचे कोई बात हुई है, वरना बहू इतने गुस्से में कभी नहीं रहती। वही तो, ज़्यादा से ज़्यादा बहू गुस्से में अनिल को 4 बातें सुना देती है, पर आज तो ये सबको लपेट रही है। अच्छा बहू, चाय बना रही है, तुम मेरे लिए ज़रा पकौड़ियाँ भी तल देना। नीता सभी को नाश्ता करवाती है और अपने पति का टिफ़िन पैक करके देती है। अनिल टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता है, सुलभ बाहर टहलने चला जाता है और सुजाता अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में। अनीता हो जाती है अकेली। सारा काम हो गया, कपड़े मशीन में डाल दिए। अब जाकर 30 मिनट मस्त टीवी देखूंगी। नीता टीवी ऑन ही करती है कि बगल वाले फ्लैट से कुछ ठोकने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। कल रात को भी सीरियल नहीं देख पाई, अब रिपीट टेलीकास्ट देखने बैठी हूँ तो पड़ोसियों ने ठोका ठोकी शुरू कर दी। जाकर देखती हूँ फ्लैट नंबर 111 में हो क्या रहा है। नीता अपने बगल वाले फ्लैट में जाती है, जहाँ वो देखती है कि नए झूमर लग रहे हैं। अरे नीता दी, आओ आओ। नया ही तो फ्लैट है, अब फिर से काम करवा रहे हो क्या? वो क्या है ना, मेरी मैडम को हमारे घर का झूमर पसंद नहीं आ रहा था, तो सोचा चेंज करवा दूँ। वैसे आप यहाँ वो मैं ये कहने आई थी निखिल जी कि आए दिन ना आपके फ्लैट में कोई ना कोई काम होता रहता है, ना मैं कोई काम कर पाती हूँ ना सो पाती हूँ। ओहो, आई एम सो सॉरी नीता दी। आप अपने फ्लैट में ना नॉइज़ कैंसलेशन वाले डोर और विंडो लगवा लीजिए, उससे ना बाहर की आवाज़ घर पर नहीं आएगी। जिसके पास जाओ बस पैसे की बातें करते रहते हैं। बेचारी नीता बुरी तरह फंस चुकी थी। कोई उसका मजाक ना बनाए, इसलिए अब नीता ने अपने फ्लैट से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद अनिल के ऑफिस में उसके प्रमोशन का अनाउंसमेंट होता है। तो इस बार की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोटेड होते हैं हमारे ऑफिस के बहुत ही होनहार एम्प्लॉई अनिल। जॉब से रिलेटेड आपकी लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएगी। लोकेशन मतलब मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है सर? एक बार जिसे भी प्रमोशन मिला है उसे हम अपने ऑफिस के बाकी ब्रांचेस में शिफ्ट करते हैं, और किसी को भी इस ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम है और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाने के कारण उनका डिमोशन कर दिया जाता है।
ये सुनते ही अनिल अपने ऑफिस के बाकी सारे ब्रांचों की सिटी चेक करने लगता है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल आता है जिस पर उसके नए ऑफिस का लोकेशन था शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल वाला एरिया। अरे ये तो शहर का आउटस्कर्ट्स है, ऐसे जंगल में मम्मी पापा और नीति रहेंगे कैसे? उस साइड तो कोई लोकल भी नहीं जाती। अगर रोज़ टैक्सी से जाऊंगा तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो टैक्सी के आने जाने में ही लग जाएगी। हमें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, पर इसके लिए घर वालों को रेडी कैसे करूं? इसी टेंशन में अनिल अपने घर पहुंचता है। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। बहू, तू रोज 2 सब्जी बनाती है, आज सिर्फ एक ही सब्जी? क्या करूं मम्मी जी, इस सोसाइटी के बच्चों ने तो दिमाग का भाजी पाला कर दिया है। हर 2 मिनट में आकर बेल बजा देते हैं। आधा से ज्यादा वक्त तो दरवाजा खोलने और बंद करने में ही चला गया, इसीलिए एक ही सब्जी बना पाई। अब तो मैं तंग आ गई हूँ इस सोसाइटी से। यहाँ से भले मुझे कोई जंगल में ही क्यों ना ले जाए, जंगल चली जाऊंगी, पर अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती। अरे वाह, यही सही मौका है। लोहा गर्म है, मार देता हूँ थोड़ा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। बताओ पहले कौन सी सुनाऊं? पहले बैड ही सुना दीजिए। तो बैड न्यूज़ यह है कि हमें इस घर को छोड़कर जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा, पर गुड न्यूज़ यह है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर हमें जंगल में क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? तू हमें मारना चाहता है क्या? मेरा जो प्रमोशन हुआ है ना, वो इसी शर्त पर हुआ है पापा कि मुझे शहर से 60 किलोमीटर दूर ऑफिस ज्वाइन करना होगा, और अगर मैंने ये प्रमोशन नहीं लिया तो मेरी जो सैलरी है वो आधी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली बेटा, मुझसे तो उम्मीद मत कर। तो फिर मैं वहाँ अकेला शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ नीता आप दोनों का ख्याल रखने के लिए रह जाएगी। तो फिर आप वहाँ कैसे रहेंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता, और वैसी जगह पर ना मैस होता होगा। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, और पापा जी आप भी। ऐसे इनकी सैलरी इतनी कम है, अगर इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया और इनकी सैलरी आधी हो गई तो हमारा खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। और जिन दोस्तों के लिए आप यहाँ रुकना चाहते हैं ना, हमारे बुरे दिनों में वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे। जो करना है अनिल को ही करना है। और नीता अपने सास ससुर को मना लेती है और पूरा परिवार मिलकर जंगल के बीच अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह वाह मम्मी जी, देखिए तो क्या खुली हवा है, क्या फिजाएं हैं। घर तो ऐसी जगह पर ही होना चाहिए। ऊपर से हमारे फ्लैट के आधे से भी आधे रेंट पर हमें ये घर मिल गया। हाँ, हवा तो साफ है। बाहर इतनी जगह है कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं पापा। मैं तो सोच रहा हूँ हम बाहर गाय या भैंस बांध ले, उनका दूध निकलेगा और शहर जाकर मैं दूध भी बेच आऊँगा। देखा मम्मी जी, कितना शुभ है हमारा ये घर। यहाँ आते ही बिजनेस के आइडियाज़ भी आने शुरू हो गए। अरे बेटा, यहाँ किचन पूरी तरह एडजस्ट हुआ नहीं और तू दूध बेचने की बात कर रहा है। घर तो पूरी तरह एडजस्ट होने दे। आधा सामान तो अभी तक बाहर गाड़ी में ही पड़ा है। 2 से 4 दिन तो घर एडजस्ट करने में ही लग जाएंगे। आधा अधूरा घर एडजस्ट करके जैसे ही नीति और उसकी सास बैठते हैं कि बिजली गुल हो जाती है। अरे यार अनिल, सेक्रेटरी को फ़ोन करो ना, लाइट कैसे चली गई? लगता है तू अभी तक हमारे फ्लैट से बाहर नहीं आई बहू। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, यहाँ कौन सा सेक्रेटरी आएगा। तू एक काम कर बेटा, जिस मीडिएटर ने तुझे घर दिलवाया है उसे फ़ोन कर। अनिल मीडिएटर को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि जंगल के बीच लाइट जाने के बाद कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या? इसके पहले 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आई थी? ऐसे कैसे अंकल यहाँ घर दिलवा दिया आपने? मैं आपकी ऑफिस का सबसे नज़दीकी घर यही है। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं घर लेने के लिए। अब नहीं नहीं नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अनिल किचन से कैंडल लेकर आता है। शाम हो गई है, भूख लग रही है, वो भी बड़ी ज़ोर की। कुछ बना दो ना नीता। नीता किचन में खाना बनाकर सभी को खिलाती है। काले घोर अंधेरे में 4 मोमबत्तियों के बीच पूरा परिवार खाना खा रहा था। आप सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भूल गई नीता, तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर जाना था मेरे साथ। अरे कैंडल लाइट डिनर ही समझ लो इसे। अपने पति की प्रमोशन से ज़्यादा नीता तो अपनी सहेलियों से पीछा छुड़वाना चाहती थी, और उसी चक्कर में वो जंगल के बीच अपने ससुराल में आ गई थी। पर अब धीरे धीरे जंगल के ससुराल की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। अगली सुबह नीता सब्जी लाने बाजार निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। इधर कहाँ जा रही हो बेटा? इधर कोई सब्जी मंडी ना है। पिछले 20 मिनट से चल रही हूँ मैं आंटी जी। एक भैया ने बताया कि सब्जी मंडी इसी रास्ते में है, बस 5 मिनट की दूरी पर। और अब आप कह रही हैं कि यहाँ कुछ नहीं है?
5 मिनट की दूरी 5 मिनट की दूरी कहकर यहाँ लोग ना घंटों चलवा देते हैं। मैं भी जब यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी लगा था सब कुछ पास ही होगा, पर यहाँ पर कुछ भी पास ना है। मेरे हस्बैंड तो हफ्ते में एक बार बाज़ार जाते हैं और राशन, साग, सब्जी, ज़रूरत का बाकी सारा सामान ले आते हैं। वो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब मुझे रहना इसी जगह पर है तो अब आदत सी हो गई है। पर ये जगह तो शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, उसके बाद ऐसा क्यों? 60 किलोमीटर ही तो दूर है शहर से। ये ज़रूर तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया होगा। मेरे पति भी मुझे यही कहकर लाए थे यहाँ। ये शहर से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वो भी उल्टे तरफ से। तो आसपास कुछ भी मिले ऐसी तुम उम्मीद करना ही मत। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, शाम को 6 के बाद ना खिड़की दरवाजे बंद रखना, क्योंकि यहाँ सियार घूमते हैं। हैं? दोस्त सियार तो सुना था आंटी जी, अब ये सियार क्या चीज़ है? अरे बड़ी सी लोमड़ी का आकार का होता है ना। कोई कहते हैं वो इंसानों को उठा कर ले जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखना। मेरे हस्बैंड का ना नंबर ले लो, तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बेचारी नीता तो बुरी फंसी थी। वो ना यहाँ की रही न वहाँ की। एक दोपहर नीति खाना बना रही थी, जैसे ही वो नल खोलती है पानी आना बंद हो जाता है। मम्मी, नल में पानी नहीं आ रहा, खाना कैसे बनेगा? अब मुझे क्या बोल रही है, मैं क्या करूं? सुबह अनिल फल लेकर आया था, मैं वही फल खा लूंगी। तुझे ही जाना था ना जंगल के ससुराल में, आ गई ना, खुश रह, एंजॉय कर। पानी वैसे भी ना यहाँ कम हो जाता है बेटा। वो मीडिएटर बता रहा था कि अगर पानी ख़त्म हो जाए तो पास में एक झरना है, वहीं से पानी भरना होगा। साफ़ पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी, आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं? झरने में पानी भरने गई और झरने में ही बह गई तो बहू कहाँ से लाएंगे हम? और ऐसे रास्ते में तो लूट खसोट भी बहुत होती है, किसी ने चैन वैन खींच लिया तो। हम 19वीं सदी में तो नहीं आ गए मम्मी जी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रोना धोना था, पर रहना भी तो वहीं था, क्योंकि नीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक शाम नीता को उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल आता है। और कहाँ है तू आजकल? नीता, सुना है तूने कोई फार्म हाउस ले लिया है, क्या बात है भाई? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, कुछ 1.5 करोड़ के आसपास का पड़ा, पर मैंने बोला भाई लेना है तो ले लो, प्रॉपर्टी है, काम आएगी। और वैसे भी ना सोसाइटी के 2 BHK फ्लैट में तो मेरा दम घुटता था, सो हम यहाँ गए। वैसे आलिया को ना इस बारे में ज़रूर बताना, अगर उसे कोई फार्म हाउस लेना हो तो यहाँ आसपास में दिलवा दूँगी। ये तो बहुत सही है। वैसे मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ सभी कपल डांस करेंगे, खाना पीना भी होगा। तेरे लिए पास रख लूँ क्या? मन तो बात कर रहा है, कितने दिनों से टेस्टी खाना नहीं खाया, ना पानी पूरी ना डोसा। पर यहाँ से वहाँ जाऊँगी और आते आते रात हो गई तो सियार मुझे ले जाएगा। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ना यहाँ बहुत काम है। वो इनका प्रमोशन हो गया है ना, तो इनके ऑफिस में इतनी सारी पार्टी होती है, उसी में चली जाती हूँ मैं। नीता नेहा से बात कर रही थी कि उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। ये एक और मुसीबत है, ना बिजली रहती है ना पानी, ऊपर से ये फ़ोन का नेटवर्क। अब जब तक नेटवर्क आएगा तब तक फ़ोन ही डिस्चार्ज हो जाएगा। यह नीता और उसके सास ससुर परेशान थे, तो वहाँ अनिल की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। एक हाथ में न्यूज़पेपर लिए खुद को हवा करता हुआ अनिल काम कर रहा था। अरे भाई, यहाँ कुछ देर में लाइट वाइट नहीं आती है क्या? मेरा तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ लाइट नहीं आती है, और अगर लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए तो आप पेट्रोल पंप के पास चले जाइएगा, वहाँ चार्जिंग पॉइंट है, उसमें चार्ज कर लेते हैं हम तो। यही बस 12-15 किलोमीटर जाना होगा। अरे भाई, खाते पीते क्या हो तुम लोग? हमारी हालत देखिए सर, आपको लगता है कि हम यहाँ कुछ खा पा रहे होंगे? कुछ होता ही नहीं है खाने को। मैंने तो फल खाने की आदत लगा ली है और दूध पी लेता हूँ, बस हो गया। पहले मेरी वाइफ भी रहती थी मेरे साथ, पर 15 दिन से उसकी हालत टाइट हो गई और वो वापस लौट गई। बेचारी रोज़ मेरे लिए अच्छा खाना बनाती थी, पर यहाँ लाइट रहती नहीं थी ना, तो फ्रिज में सब कुछ खराब हो जाता था। हाथ से कपड़े धोना, ऊपर से यहाँ का मौसम, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही सुशील ये कहता है, बारिश होना शुरू हो जाती है और 2 दिन तक रुकती ही नहीं। 2 दिन से अनिल अपने ऑफिस में फंसा हुआ है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते। ये कहाँ फंस गए हम लोग। आज ही अनिल से कहकर वापस चलने को कह देता हूँ मैं। हाँ जी, 3 महीने तो निकाल लिए हमने यहाँ पर, अब 1 दिन और दें ही। यहाँ और रहना तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे।
इतनी बारिश है, ऊपर से जंगल के बीचों बीच है हम, कोई सांप वाप निकल आए तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। यहाँ सुजाता और सुलभ अनिल से इस जॉब को छोड़ने की बात कहने की सोच रहे थे, तो वहाँ अनिल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वहाँ बहुत बारिश हो रही है, मुझे पता चला अनिल। एक्चुअली उस ब्रांच में ना ज़्यादातर लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम वो ऑफिस बंद कर रहे हैं। उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉई इसी ऑफिस में ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे। मतलब मैं सर, आप मेरा डिमोशन करवा दोगे? अरे ऐसा कैसे ब्रो, तुम खुद थोड़ी ना आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, गाड़ी भिजवा रहा हूँ मैं, अपने फैमिली के साथ वापस आ जाओ। हाँ, नीता राम राम करती वापस अपने बिल्डिंग में आ ही जाती है। पर अब नीता का मजाक नहीं बनने वाला था, क्योंकि उसके पास अपनी सहेलियों के सामने फेंकने के लिए बहुत सारा कंटेंट जो था। रविवार का दिन था और आज मनोज की छुट्टी थी। मनोज बड़े आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। इतने में वहां मनोज की माँ लाजवंती आती है और मनोज से कहती है, अरे बेटा, मैंने ना तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, एक बार जरा उसकी फोटो तो देख ले। कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर आप हो कि मानती नहीं हो। अरे मैं तो ये सब तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा। देख, तेरी शादी होगी, तेरी बीवी आएगी तो तेरे काम कितने आसान हो जाएंगे। और मैं भी तो कब तक इस उम्र में काम करती रहूंगी, मुझे भी तो आराम चाहिए ना। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। पर माँ, इन सब के लिए शादी की क्या जरूरत है? देख बेटा, तू ना ये सब समझता नहीं। एक बार उम्र हो गई ना तो कोई पूछेगा भी नहीं। आज इतने रिश्ते आ रहे हैं तो देख ले एक बार। और बस देखने को तो बोला है, कौन सा तेरी आज ही शादी करवा दूंगी। माँ की जिद के आगे मनोज की एक नहीं चलती। फिर वो मनोज को नीलम की फोटो दिखाती है, जिसे मनोज देखता ही रह जाता है। नीलम दिखने में बहुत सुंदर होती है। मनोज फोटो हाथ में लेकर उसे देख रहा था, तभी उसकी माँ बोल पड़ती है ना सुंदर, और पढ़ी लिखी भी है। बता, चलाओ ना तेरी बात इससे। जैसा आपको ठीक लगे माँ। कुछ ही दिन में मनोज और नीलम की शादी हो जाती है। इस शादी से मनोज और नीलम से ज्यादा मनोज की माँ खुश दिख रही थी। बड़े ही धूमधाम से वो अपने बेटे और बहू का घर में स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ। अब से तुम्हारा यही घर है, इसे तुम्हें ही संभालना है, समझी? जी माँ जी। चलो चलो, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम करो। मनोज और नीलम अपने कमरे में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी मनोज बोलता है, पता है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, पर जैसे मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो लगा कि नहीं, मुझे तो अब इस लड़के से ही शादी करनी है। क्या सच में? मैं आपको इतनी पसंद आ गई थी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो कब से सोच रहा था कि कैसे तुमसे बात करूं, पर देखो, आज तुम मेरे सामने हो और अब जी भरकर मैं तुमसे बातें करूंगा। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। अरे, ये इस वक्त कौन आया? मनोज जाकर दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ बाहर खड़ी थी। वो सीधा कमरे में घुसी चली आती है। अरे बहू, मैं बस ये बोलने आई थी कि सुबह 4 बजे नहा धोकर तैयार हो जाना। कल हमारे घर में कोई पूजा होगी और फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी। तुम बिल्कुल समय से उठकर तैयार हो जाना। हाँ? पर माँ, अभी रात का 1 बज चुका है, सुबह 4 बजे ये कैसे उठ पाएगी? जी मैं उठ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है। अच्छा, चलती हूँ मैं। लाजवंती कमरे से चली जाती है। मनोज के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी होती है। वो नीलम को साफ दिख रही थी। जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए ना। आपको मुझसे कौन सी ढेर सारी बातें करनी थी, अब करिए। नहीं, अभी रहने दो। तुमको सुबह जल्दी भी उठना है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मनोज सो जाता है, पर नीलम को यही सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि उसे 4 बजे उठना है और उसे कहीं देरी ना हो जाए। और ऊपर से वो एक नई जगह में भी सो रही थी। बड़ी मुश्किल से नीलम को नींद आती है कि तभी पल भर में अलार्म बज उठता है। नीलम जल्दी से अलार्म बंद करती है। उसकी आंखों में नींद भरी थी, पर वो जैसे तैसे उठकर समय से तैयार होकर बाहर आ जाती है। अरे आ गई बहू। देखो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ अच्छा सा बना लो। उसके बाद हम वही भोग भगवान को लगाएंगे और पूजा करेंगे। जी माँ जी। नीलम का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात तक वो इतनी थक चुकी होती है कि बस बेड पर पड़ते ही सो जाती है। मनोज जब कमरे में आता है तो नीलम को सोते देख वो उसे परेशान नहीं करता और खुद भी सो जाता है।
अगले दिन से मनोज का ऑफिस शुरू हो चुका था। वो सुबह जब ऑफिस के लिए उठता है तो देखता है नीलम ने पहले से उसके लिए नाश्ता टेबल पर लगा रखा है। अरे नीलम, आओ ना, तुम भी हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। जी। अरे वो नाश्ता करने बैठ गई तो फिर तेरे लिए लंच कौन बनाएगा? नीलम कुर्सी पर बैठते बैठते रुक जाती है और रसोई में लंच बनाने लगती है। वो मनोज का डब्बा तैयार करके लाती है और मनोज को हाथ में पकड़ाने लगती है। मनोज डब्बे के साथ साथ नीलम का हाथ हल्के से पकड़ लेता है। मैं शाम को जल्दी आऊँगा, ठीक है? तुम तैयार रहना, फिर हम पास में चाट पापड़ी खाने चलेंगे। ठीक है। शाम होने लगती है। नीलम धुले हुए कपड़े तय बना रही थी कि उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 7 बजने वाले हैं, ये भी आते ही होंगे और मेरी हालत तो इतनी बुरी हो रखी है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। नीलम फटाफट सारे कपड़े अलमारी में लगाकर तैयार हो जाती है। वो जैसे ही तैयार होती है, मनोज भी ऑफिस से घर आता है। नीलम बड़ी खुश होती है कि आज वो पहली बार अपने पति के साथ बाहर कहीं घूमने जाएगी। नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों नीलम को आवाज लगा रहा है? आराम से बैठ, अभी अभी तो आया है ऑफिस से तू। अरे नहीं माँ, बैठने का वक्त नहीं है। मैंने नीलम को बोला था कि आज हम बाहर कुछ खाने चलेंगे। हो गई मैं तैयार, चलिए चलते हैं। अरे रुक तो बहू, देख घर की चाबी ना वो फ्रिज पर रखी होगी, जा ले आ। चाबी क्यों माँ जी? अरे तो क्या घर खुला छोड़कर जाएंगे हम, हैं? पगली, जा जल्दी चाबी ले आ। मनोज और नीलम एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं और लाजवंती गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लाजवंती के जाने के बाद मनोज भी शक्ल बनाकर बाहर चला जाता है और आखिर में नीलम घर को ताला लगा कर आती है। नीलम आगे बैठने लगती है कि वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही आगे वाली सीट पर बैठी है। नीलम चुपचाप पीछे बैठ जाती है। वो शीशे से देखती है कि उसके पति की शक्ल पर 12 बज रहे हैं। अरे चल बेटा जल्दी चल, वरना फिर आने में देरी ना हो जाए। हाँ माँ, चली तो रहा हूँ। सब लोग साथ में चाट पापड़ी खाते हैं। मनोज सोचता है कि आज वो अपनी पत्नी के साथ अकेले में वक्त बिताएगा, पर सब उल्टा हो चुका था। उसकी माँ उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। बेमन खा पीकर मनोज वापस घर आता है। वो गुस्से में जाकर सो जाता है। नीलम उसे मनाती है, पर मनोज का मूड बहुत खराब हो रखा था। मुझे अभी सोने दो, कल मेरी मीटिंग है और कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। जी ठीक है। उस रात भी दोनों की कोई बातचीत नहीं हो पाती। नीलम की सास नीलम को पूरा दिन काम में लगाए रखती और नीलम कभी अपनी सास को मना नहीं करती। वो बस उनकी आज्ञा का पालन करती रहती और उनको खुश रखने के चक्कर में वो अपने पति से दूर होती जा रही थी। इसमें नीलम की तो कोई भी गलती नहीं थी, पर यह बात मनोज को भी समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन मनोज को 4 दिन के लिए ऑफिस के काम से मुंबई भेजा जाता है। मनोज नीलम को भी अपने साथ ले जाने का सोचता है और इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, ऑफिस के काम से कल मुझे 4 दिन के लिए मुंबई जाना है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना नीलम को भी साथ ले जाऊं। अरे बेटा, तू काम से जा रहा है तो वो वहां क्या करेगी? तू इसे घुमाएगा या काम करेगा? ऐसा नहीं है माँ, वो मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, देख इतनी अच्छी नौकरी है तेरी, बेकार में ऐसा ना हो कि बीवी के चक्कर में तुम काम भूल जाओ और तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज हो जाए। वैसे भी तुम दोनों चले गए तो मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी, बताओ तो। ठीक है माँ, मैं समझ गया, मैं चला जाऊंगा अकेले ही। कल क्या, मैं आज ही निकल जाता हूँ। बेकार में वक्त क्यों बर्बाद करना। अरे नीलम, जल्दी से मनोज के कपड़े सूटकेस में रख दे, उसे अभी निकलना है ऑफिस के काम से। ए जी, कहाँ जा रहे हो आप? 4 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, मेरे कपड़े पैक कर दो अभी। ये सुनकर नीलम की शक्ल उतर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने को होते हैं, पर वो अंदर ही अंदर उनको रोक लेती है और सीधा कमरे में भाग जाती है। उसी दिन मनोज मुंबई के लिए निकल जाता है। 4 दिन नीलम के लिए 4 महीने से कम नहीं होते। उसकी मनोज से कोई बात भी नहीं हो पा रही थी। जब मनोज 4 दिन बाद मुंबई से वापस आता है तो नीलम बड़ी खुश होती है, पर अब मनोज काफ़ी बदल चुका था। वो बस सुबह उठकर ऑफिस जाता और रात को आकर खाना खाकर सो जाता। नीलम भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। कभी उसे थोड़ा वक्त मिल जाता तो उसकी सास उससे कभी पापड़ बनवाने लगती तो कभी अचार डलवाने लगती। मनोज और नीलम एक दूसरे के करीब आने से पहले ही एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि किसी को एहसास ही नहीं हो पाता। सब ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन उनके घर शीतल आती है। माँ कहाँ हो? भाभी, कोई है क्या घर में?
अरे शीतल मेरी बेटी, तू अचानक कैसे? अरे माँ बस आ गई। ऐसे ही तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। और हाँ, अब ना मैं कुछ दिन रहकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ बच्ची, ये तेरा ही तो घर है। मैं तो कब से तरस रही थी तुझसे मिलने को। जब से मनोज की शादी हुई है तू एक बार भी नहीं आई। अरे माँ, ऐसे ही टाइम नहीं मिलता। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ भाभी कहाँ है? अरे वो ना ऊपर छत पर पापड़ बना रही है। इतनी तेज धूप में वो छत पर है? हे भगवान, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे ऐसे कैसे बीमार पड़ जाएगी? काम करने से तो इंसान की सेहत बनी रहती है। लो भाभी आ गई। कैसी हो भाभी? अरे दीदी, आप कब आई? मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। आओ ना भाभी, मेरे पास बैठो और काम वाम ना छोड़ दो सब। अरे शादी के बाद तू पहली बार घर आई है। पहले तो मैं थी जो कुछ भी कर नहीं पाती थी। अब तो तेरी भाभी आ गई है, तेरी खूब खातिरदारी होगी। जी मैं रसोई में जाती हूँ। माँ जी आप बता दो दीदी के लिए क्या क्या बनाना है। देख अभी तो चाय और पकौड़े बना ले, उसके बाद खाने में मटर पूरी, पूरी कचौरी, छोले चावल, रायता और हलवा बना लेना। हलवा बड़ा पसंद है इसे। अरे माँ, मैं अपने घर आई हूँ, इस सब की जरूरत नहीं भाभी। जो सबके लिए बनने वाला था मैं भी वही खा लूंगी। अरे तू इसके मत सुन, और सारी चीजें अच्छे से बनाना। हाँ नीलम जरा भी देर अपनी ननद के पास नहीं बैठती और सीधा रसोई में जाकर काम में लग जाती है। पहले चाय, नाश्ता, फिर उसके बाद रात का खाना और फिर उसके बाद ढेर सारे बर्तन। रात के 11 बज रहे थे। सब बैठकर गप्पे मार रहे थे, पर नीलम रसोई में ढेरों बर्तन धो रही थी। शीतल रसोई में पानी पीने जाती है और नीलम से पूछती है, आप तो जब से आई हूँ काम में ही लगी हुई हो। अच्छा ये बताओ, आप अब तक कहाँ कहाँ घूम आए? जी दीदी कहीं नहीं। एक दिन हम लोग चाट खाने गए थे बस, पर इनको और मुझे वहाँ की चाट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर हाँ माँ जी को बहुत पसंद आई थी। आप लोग बस एक ही बार बाहर गए हो, और वो भी सिर्फ चाट खाने? और उसमें भी मम्मी आप लोगों के साथ गई थी? जी वो तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम सब साथ ही जाते हैं। माँ जी का घर में अकेले मन नहीं लगता ना। शीतल बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। 2 दिन घर में रहकर उसे घर के सारे हालात पता चल जाते हैं। वो बस दिन रात नीलम को घर के कामों में लगा देखती और कभी भी पति पत्नी को आपस में बात करते देखती नहीं। शीतल को कुछ ठीक नहीं लगता। 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन अचानक शीतल की सास घर आ जाती है। अरे समधन जी, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, क्या करूं, मेरा तो घर में अकेले मन ही नहीं लगता, इसीलिए बस मैं भी आ गई। खैर कहाँ है मेरी बहू? मैं उसे लेने आई हूँ। अरे माँ जी आप? हाँ बहू, तू तो यहाँ आकर भूल ही गई थी कि ये तेरा घर नहीं, अब वो तेरा घर है। पता है कितने काम पड़े हैं जो तेरे बिना हो ही नहीं सकते। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं। बर्तन वाली थी और वो चली गई। अब ये तो तू ही देखेगी ना कौन से कपड़े देने हैं, कौन से रखने हैं। और दाल सारी धूप लगानी है, मैं तो छत पर चढ़ नहीं पाती। और हाँ, अगले हफ्ते मेहमान आएंगे तो सारे पर्दे धोने हैं। सब काम ऐसे ही पड़े हैं तेरे भरोसे। अरे पर ये तो इतने महीनों बाद आई है 4 दिन रहने के लिए। देखो बहन जी, मैं तो इसे 1 दिन के लिए भी नहीं भेज रही थी, पर फिर भी ये 2 दिन रह सकती है। जी माँ जी, ये लीजिए नाश्ता कीजिए। लाजवंती अपनी बेटी शीतल को इशारा करके कमरे में बुलाती है। क्या हुआ माँ, मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? अरे ये तेरी सास को जरा भी अकल नहीं है क्या? अरे बहू, महीनों बाद 4 दिन के लिए मायके क्या आ गई, ये तो पीछे पीछे चली आई। अरे माँ, इन्होंने बताया ना सारे काम ऐसे ही पड़े हैं मेरे बिना, तो बताओ वो भी क्या करे? अरे तो क्या खुद कुछ नहीं कर सकती तेरी सास? इतने काम तो तुझसे करवाती है। ऐसे तो तेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता होगा। माँ, एक बहू की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, पूरा दिन काम करो बस, और क्या। और कौन सास काम करती है भला? तुम खुद को देख लो ना, नीलम के आने के बाद तुम 1 गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं लेती। नीलम खाना भी खा रही हो तब भी तुम उससे ही उठाती हो। हाँ, अब जब वो है तो मैं क्यों करूंगी काम? बस फिर वैसे ही जब मैं हूं तो मेरी सास क्यों करेगी कोई काम? अरे तो क्या तेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? और दामाद जी कुछ नहीं बोलते? वो क्यों बोलेंगे माँ? घर में तो मेरा पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है और उनका ऑफिस में।
रात को इतना थक जाती हूँ कि बस बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। एक दो बार इन्होंने पूछा था माँ जी से घूमने जाने के लिए, पर माँ जी अकेले नहीं रह पाती ना, इसलिए फिर अब वो बोलती ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। तमाज जी ने शादी ही क्यों की जब उनको अपने लिए बीवी नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बस एक बहू चाहिए थी। पूरा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती है। ये सब तेरे जो घर में चल रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। और जो आपके घर में चल रहा है वो ठीक है। पूरा दिन नीलम काम में लगी रहती है, जरा भी मैंने उसे आराम करते नहीं देखा। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो थकती नहीं है? अगर कोई घर का काम नहीं होता तो आप उसे फालतू के काम में लगा देती हो, और तो और जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो आप उनके साथ जाती हो। मैंने जो 2 दिन में देखा वो आपको नहीं दिख रहा क्या माँ? क्या बेटा? आपका बेटा पहले शादी नहीं करना चाहता था, पर आपके कहने पर उसने शादी की। अब शादी की है तो आप उसे और उसकी बीवी को साथ वक्त बिताने ही नहीं देती। दोनों को कभी आपने एक दूसरे से बात करते देखा है? मैंने तो 2 दिन में नहीं देखा, और उससे पहले का आपको पता होगा। आज आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, पर आप जो दूसरे की बेटी के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार कर रही है तो आपको वो सही लग रहा है। ये सुनकर लाजवंती शर्म से सर झुका लेती है। उससे अनजाने में जो गलती होती है उसे उसका एहसास हो जाता है। तू सही बोल रही है बेटा। तूने आज मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता। कोई नहीं माँ, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल, और तुम अपना घर संभालो। शीतल के जाने के बाद अगली सुबह जब मनोज नाश्ता करने बैठता है तो उसे टेबल पर एक लिफाफा मिलता है। वो उसे खोलता है तो उसमें मनाली के 2 टिकट थे। माँ ये टिकट? हाँ बेटा, मेरी तरफ से तुम दोनों का शादी का तोहफा, जो मैंने देने में थोड़ी देर कर दी बेटा। लाजवंती फिर नीलम को आवाज लगाती है। नीलम, जल्दी बाहर आ बहू। जी माँ जी। जल्दी से कपड़े पैक कर ले और जाने की तैयारी कर ले। जी इनका सूटकेस तो तैयार ही रहता है माँ जी। अरे तो क्या वो अकेले जाएगा मनाली? तुझे नहीं जाना? मैं मनाली? मैं भी जाऊंगी? ये आप क्या बोल रहे हो माँ जी? ये देख, मनोज के हाथ में मनाली के 2 टिकट है। तुम दोनों कल ही मनाली जा रहे हो। नीलम और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो खुशी से लाजवंती के गले लग जाते हैं। लाजवंती दोनों के सर पर हाथ रखती है और उन्हें खूब प्यार करती है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी मनाली के लिए निकल जाते हैं। नेहा ने अपनी जेठानी की एनिवर्सरी पर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी। जेठानी के लिए देवरानी के इस प्यार की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे थे। तभी नेहा सामने की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बड़ी सावित्री बनती थी, और ये है इनकी असलियत देख लो। समाज के सामने ज्ञान और पीछे स्विमिंग पूल में स्नान। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तूने? बंद करो टीवी, बंद करो। कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ। आप लोग अपने घर जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर टीवी स्क्रीन पर ऐसा क्या दिखाया गया था और कौन थे ये लोग? तो जानने के लिए शुरू करती हूँ आज की कहानी, जो शुरू होती है प्रियंका के ससुराल से। अपने कमरे में बैठी प्रियंका अपनी माँ से काफ़ी देर से फ़ोन पर बात करती हुई अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तुम तो गवाओ मम्मी, क्या चढ़ाया था इन लोगों ने शादी में मुझे? फूंक से उड़ जाए ऐसे हल्के गहने, और इस नेहा को भर भर कर गहने दिए गए। 4 फुल शीट, वो भी इतनी महंगाई में, और डायमंड के बूंदे अलग से। पर उससे भी इनका जी नहीं भरा तो इसे थाईलैंड हनीमून पर भेज दिया। 5 दिन पहले तो आई है महारानी, और अब मम्मी जी के साथ बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। अरे तू क्यों परेशान होती है पगली? यही तो मौका होता है घर में ऊंचे बड़े बनने का। पहले तो इकलौती बहू थी तू, कितना भी अच्छा कर लेती, किसी के नज़रों में नहीं आता। पर अब तुझे ना इस अच्छे बनने की होड़ में नहीं पड़ना बेटा। बस एक काम करना, हर काम में अपने देवरानी को नीचा दिखाना है। तेरा हो गया काम। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया। जब खुद आगे ना बढ़ सको तो दूसरे को नीचे गिरा दो। अब देखना आपकी बेटी क्या कमाल करती है। और प्रियंका, जो अब तक नेहा से चिढ़ी बैठी थी, बाहर जाकर उसे ज्वाइन कर ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देती है। दिखा दिखा नेहा, क्या क्या लिया तूने? ये मेरे लिए पिंक कलर की साड़ी, ये सुनील जी के लिए ब्लेज़र, और ये मम्मी जी के लिए ब्लू कलर की साड़ी। अभी थोड़ी शॉपिंग बाकी है भाभी।
पसंद तो तेरी अच्छी है नेहा, पर माँ के लिए नीली साड़ी, तुझे पता होना चाहिए माँ की कुंडली में राहु दोष है। उसमें अगर उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहन लिए, भगवान ना करे, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो अपने पोते पोतियों का चेहरा भी देख पाएंगी। क्या मेरी कुंडली में राहु का दोष है? और आज तक मुझे पता ही नहीं था। ऐसे ही आपको शुगर बढ़ा रहता है। ये सब बात कर मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी मम्मी जी। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उपाय करवा दिया है, पर छोटे मोटे प्रिकॉशन हैं वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और हाँ नेहा, मेरे लिए ना कुछ शॉपिंग मत करना, अभी शादी में पहले इतना खर्च हुआ है, मैं इन पर ना और बर्डन नहीं डालना चाहती। बात तो बिल्कुल सही कर रही है बहू तू। अरे बंद कर ये सब नेहा, कुछ नहीं लेना हमें। अपनी सास के सामने अच्छा बनकर प्रियंका किचन में आ जाती है। मानना पड़ेगा इस नेहा को, क्या धांसू सेल में कपड़े ले रही थी। मैं अपने लिए जल्दी से 2-4 कपड़े ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने लिए 4-5 कपड़े ऑर्डर करने के बाद प्रियंका का जी कुछ खाने को करता है। एक काम करती हूँ, प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ। वैसे भी सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने हिसाब से बनाऊंगी और कमरे में जाकर खा लूँगी, यही सही है। पकौड़े खाकर प्रियंका पहले ही पेट भर लेती है। अब रात का खाना खाने को उसके पेट में जगह ही नहीं बचती। रात को नेहा सभी के लिए आलू प्याज की सब्जी बनाती है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रियंका कहती है, प्याज बना लिया नेहा तूने? बताओ ये आजकल के बच्चे। माना तुझे प्याज पसंद है, पर शादी के बाद कम से कम 1.25 महीना तो रुक जाती। अब बच्चों ने तो गलती कर दी, मैं नहीं कर सकती। तुम लोग खाओ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। ये हुई ना बात, पेट तो मेरा ऐसे ही भरा हुआ है। अब सबके सामने ना खाकर अपनी इमेज अच्छी कर लूँगी। भाभी ठीक कह रही है नेहा, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए। मैं भी ये सब्जी नहीं खाऊंगा। भाभी आप मुझे अचार ला दो। अब तक नेहा के लिए जो ससुराल मायके से भी अपना था, आज उसी ससुराल में उसे पराया सा महसूस हो रहा था। नेहा को सबकी नज़रों में गिराने के लिए प्रियंका इसी तरह उसे हर वक्त बड़े प्यारे तरीके से नीचा दिखाती रहती। अगली सुबह, पता है मम्मी जी, मुझे तो ये घूमना धामना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, बेकार में पैसे खर्च होते हैं। पर कल ही मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, जब हम बाहर घूमकर आते हैं तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिससे ना बीमारी का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये तो बेचारे हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, न जाने कब इन्होंने आखिरी छुट्टी ली थी। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि ये और मैं कहीं घूम कर आ जाए, अगर आपको ठीक लगे तो। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, जा जा। और हाँ मम्मी जी, आपके पास कुछ भी सोने का होगा क्या? आपने जो मुझे शादी में गहने चढ़ाए थे ना, वो तो काफ़ी भारी हो जाएंगे, मुझे कुछ हल्का ही चाहिए। क्या है ना, अगर घर की बहुएं सोना पहनती हैं तो घर में ही बरकत आती है ना। अरे रुक, मैंने नेहा की शादी में बहुत सारे गहने चढ़ाए थे, उसे आने दे, अभी उससे 1-2 गहने तुझे दिलवा देती हूँ। और तभी माथे पर तौलिया लपेटे नेहा बाथरूम से बाहर आती है। हे भगवान, आज सर धो लिया तुमने? ये आजकल के बच्चे भी ना मम्मी जी, सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पर मैंने सर नहीं धोया क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। यहाँ मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ उपाय कर रही हूँ कि घर में बरकत बढ़े, और तूने सर धोकर सब पे पानी फिर दिया। बाथरूम में शैम्पू का फटा पैकेट देख लिया था मैंने भाभी, मतलब सर तो आपने भी धोया है। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने ये आपका दोगलापन, अब आप मेरा असली रूप देखेंगी। अब नेहा बिल्कुल होशियार हो जाती है और अपनी जिठानी की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। एक रोज़ जब नेहा हॉल में बैठी थी, दरवाजे पर उसकी जिठानी का पार्सल आता है। प्रियंका के नाम से है पार्सल, पर हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। इसमें क्या है भैया, आप बता सकते हैं? खोल कर तो नहीं देखा मैंने, पर हाँ इसमें कपड़े होने चाहिए। मतलब मेरी शॉपिंग बिगाड़ कर भाभी खुद कपड़े खरीद रही हैं। प्रियंका का पार्सल नेहा अपने कमरे में रख लेती है। पार्सल की डिलीवरी डेट पार होने के बाद भी पार्सल न पाकर प्रियंका अपसेट हो जाती है। यहाँ पार्सल तो डिलीवर दिखा रहा है, पर घर पर तो आया ही नहीं। एक टेंशन ख़त्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन लग जाता है। ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुकी हूँ। तभी नेहा वहाँ आकर अपनी जिठानी की फिरकी लेते हुए कहती है, कोई बात हुई है क्या भाभी जी? आप तो बड़ी टेंशन में लग रही हो। हट पागल, जिसकी तेरे जैसी देवरानी हो उसे किस बात की टेंशन। एक हफ्ते बाद जब प्रियंका और प्रेम घर से बाहर गए थे, नेहा कहती है, भाभी हम सबके लिए कितना कुछ करती हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। कल उनकी एनिवर्सरी है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक सरप्राइज़ पार्टी रखूँ भैया और भाभी के लिए।
सच्ची नेहा, आई लव यू यार। आजकल मैं कितनी गलतियाँ कर रही थी। एक तरफ ये भाभी के लिए सॉरी भी हो जाएगा ना। और अगले दिन नेहा अपनी जेठानी के लिए अपने घर पर एक सरप्राइज पार्टी रखती है। इसमें वो अगल बगल वालों के साथ अपनी जेठानी के मायके वालों को भी इनवाइट करती है। शाम के वक्त वही ड्रेस पहनकर वो कमरे से बाहर आती है जो उसकी जेठानी ने अपने लिए ऑर्डर की थी। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर की थी। ये नेहा के पास कैसे आ गई? आप सभी तो जानती ही हैं मेरी भाभी कितनी अच्छी, कितनी सीधी सादी है। आज के मॉडर्न ज़माने में इतने नियम कायदों को मानने वाली बहू मिलना इस घर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैंने उनके लिए एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है। ये कहकर नेहा टीवी स्क्रीन पर एक क्लिप चलाती है। क्या उल्लू बनाया मैंने सभी को कि प्याज नहीं खाना और खुद प्याज के पकौड़े खा रही हूँ। मज़ा आ गया भाई। जल्दी से हेयर ड्रायर से बाल सुखा लेती हूँ, वरना किसी ने देख लिया कि मैंने बृहस्पतिवार को शैम्पू किया है तो मेरी अच्छी खासी बनी बनाई इमेज ख़राब हो जाएगी। और वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता। साड़ी पहनकर प्रियंका मॉल के वॉशरूम में जाती है और बाहर मिनी ड्रेस में आती है। बड़ी सावित्री बनती थी और ये है इनकी असलियत। देख लो, समाज के सामने ज्ञान और पीछे स्विमिंग पूल में स्नान। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तूने? बंद करो टीवी, बंद करो। और कुछ देखने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। और ये था मेरी प्यारी भाभी का दोगलापन जो आप सभी के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही थी। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि भाभी अपने मन मुताबिक जी रही हैं, पर आप लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए वो मेरी हर चीज़ को बुरा बता रही थी और पीठ पीछे खुद वही कर रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। तेरी देवरानी तेरी बहन की तरह ही तो है। खैर, अब तुझसे गलती हो गई सो हो गई, भूल जा। पर मम्मी मैं वो बार बार छोड़, अगली बार मत करना ऐसा। ये आपके घर का मामला है समधन जी, मैं चलती हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए था मम्मी जी। मुझे नेहा से कोई जलन नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बहू, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजा आजा बेटा। अपने आंसू बहाकर प्रियंका अपनी सास के गले लग जाती है और पीछे खड़ी अपनी देवरानी को आंख मार देती है। इतनी जल्दी हारूंगी नहीं देवरानी जी। आजा, तेरा दोगलापन फिर निकालूं। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ, देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी और आज उस जंग का विषय था
कपड़े कौन धोएगा? माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले, कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूं मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया, जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार, मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है। उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा, अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो।
और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया। अब बेटे की शादी की उम्र हो तो किस माँ को उसकी शादी की टेंशन नहीं होती, और ऐसे ही अपने बेटी की शादी की टेंशन उर्मिला को भी हो रही थी। और घर में बिना बताए उर्मिला लड़की वालों को घर बुला लेती है। इस बात से बेखबर हाफ पैंट और टी शर्ट में आराम से हॉल में सोफे पर लेटा हुआ पंकज टीवी देख रहा होता है कि तभी कुछ लोग दरवाजे से उसके घर में आते हैं। ओह, ये कौन आ रहा है? साथ में लेडीज भी हैं। अरे ये पिलो कहाँ चला गया? हड़बड़ाकर पंकज शर्माते हुए खड़ा हो जाता है। नमस्ते आंटी जी, आप जरूर मम्मी की फ्रेंड होगी। मैं अभी मम्मी को बुला देता हूँ, आप बैठिए ना। यही है लड़का। आंखों में शर्म तो है लड़के के, वो भी आज के जमाने में मानना पड़ेगा। कोई बात है क्या अंकल आंटी जी? अरे नहीं बेटे, कोई बात नहीं है। लगता है तुम्हें बताया नहीं गया था कि हम आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, अनजाने में ही सही मुलाकात हो गई। मेहमानों की बातों से पंकज को कुछ खास समझ में नहीं आता। वो सीधा अंदर जाता है और अपनी माँ को बाहर भेज देता है। फिर कपड़े बदलकर पंकज सीधा किचन में चला जाता है और बाहर बैठे मेहमानों के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आता है। अरे मैं ले आती ना नाश्ता बेटा। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए मम्मी। आप इन्हें छोड़कर अंदर जाकर स्नैक्स लाती, अच्छा लगता है क्या? इसलिए मैं ले आया। आप लाओ मैं लाऊं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए आप एंजॉय कीजिए, मैं निकलता हूँ, मुझे जरा काम है। हमें तो जो देखना था देख लिया। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है उर्मिला जी। जो बेटा बिना बोले मेहमानों के लिए नाश्ता परोस दे, वो कभी मेरी बेटी से ज्यादा काम करवाएगा क्या? मुझे भी जज गया आपका बेटा उर्मिला जी। यही तो होते हैं संस्कार। आपको मुझ में इंटरेस्ट है, पर क्यों आंटी जी? अरे नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? वो ना मैं तुझे बताना भूल गई थी। तेरे पीछे से मैं कुछ रिश्ते देख रही थी तेरे लिए, तो मुझे बहन जी की बेटी पसंद आ गई और मैंने इन्हें बुला लिया। इन्होंने अपनी बेटी के लिए तुझे पसंद कर लिया है। क्या? मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए मेरे लिए लड़की देख रही थी आप मम्मी? बेटा जवान हो गया तो उसे किसी और लड़की के हवाले कर दोगी? बोझ हो गया मम्मी? इतनी इज्जत है क्या मेरे इस घर में मम्मी? माफ कीजिएगा, आप मेरी सासू माँ नहीं हो सकेंगी। मुझे कोई और लड़की पसंद है तो मैं आपकी बेटी को धोखा नहीं दे सकता। नमस्ते। ये इंसल्ट करने बुलाया था क्या आपने हमें उर्मिला जी? चलिए जी, नहीं करना हमें यहाँ रिश्ता। जब इन्हें पता ही नहीं होता कि बेटे का कहीं चक्कर चल रहा है तो क्यों बुला लेते हैं मेहमानों को? हर कुछ इस तरह पंकज की प्रेमिका उसके घर वालों के सामने इंट्रोड्यूस होती है। प्रीति की फोटो दिखाते हुए पंकज कहता है, ये है लड़की मम्मी। वैसे डेट नहीं कर रहा हूँ, बस मिले हैं हम। वो मेरा फ्रेंड नहीं है करण, उसी की मौसी की लड़की है। कई बार देखा है मैंने। इतनी सुंदर है मम्मी, क्या बताऊँ। उतनी ही स्टाइलिन। इस जमाने में इतना पेशेंस है इस लड़की में, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है इससे। ये हमारे घर आई ना तो घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। क्या बोलती हो उर्मिला जी? मुझे तो लड़की जच रही है। आपको तो वो पसंद है भैया, पर आपका ऐसा मुंह देखकर वो कहीं ना कर दे। उसने ही मुझे प्रपोज किया है बहना। फाइनल कर दे बेटा, फाइनल कर दे। ये तो साक्षात जगदम्बा उठा कर ले आया तू। मानना पड़ेगा मेरे बेटे की पसंद को। लड़की का रूप तो छू रहा है। देखिए जी कैसे जगमग कर रही है। ये जींस वाली फोटो तो और बढ़िया है। अब तो यही बहू बनकर आएगी मेरे घर और फिर मैं सबको दिखाऊंगी
कि कैसी बहू चुनकर लाया है मेरा बेटा। उर्मिला जी को तो प्रीति इतनी अच्छी लग जाती है कि वो जरा भी देरी नहीं करती और 10 दिन के अंदर ही प्रीति उर्मिला जी की बहू बनकर उनके घर आ जाती है। दरवाजे पर अपने बहू बेटी की आरती करने से पहले उर्मिला अपनी बहू का घूंघट उठाकर सबसे पहले उसका चेहरा निहारती है। अरे स्नेहा, जा जाकर 2 सूखी लाल मिर्च लेकर आ। बहू के सर से मिर्ची घुमाकर जलानी पड़ेगी। जिस हिसाब से सभी शादी में इसे देख रहे थे ना, बेचारी को न जाने कितने की नजर लगी होगी। काजल तो लगा रखा है ना बहू? जी माँ। माँ, मेरा कलेजा कट जाएगा बहू, मारी जाऊं मैं तुझ पर। देख ले स्नेहा, ऐसे बोलती है लड़कियां, और एक तू है जो हर वक्त मुंह से ब्रो ब्रो करती रहती है। अपनी बहू की मीठी आवाज में माँ सुनकर उर्मिला अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर अपनी बहू के हाथों में पहना देती है और उसके बाद अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बाकी रस्मों को पूरा करने में ही पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह नींद से जाग कर भी तुम कितनी प्यारी लगती हो प्रीति। बस बस, कितनी तारीफ करेंगे आप मेरी। तभी दरवाजे से उर्मिला अंदर आती है। सही तो कह रहा है पंकज। ये ले बहू, तेरे लिए मैं गुलाबी रंग की साड़ी लेकर आई हूँ। तुझ पर ना ये रंग बड़ा जचेगा। और ये कुछ गहने हैं, अच्छे से तैयार होकर कुछ देर में बाहर आ जाना। मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी तेरी मुंह दिखाए की रस्म के लिए। बाकी सब भी तो देखे मेरी बहू क्या चीज है। सभी मेहमान आ रहे हैं तो मैं कुछ मीठा बना लूं माँ। देख रही हो मम्मी, कितनी होशियार लड़की लाया हूँ मैं। थू 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 थू, ऐसी मीठी मीठी बातें ना बोल बहू, तुझे मेरी ही नजर लग जाएगी। और हाँ पंकज, तू भी बहू की छोटी उंगली जरा दांत के नीचे दबा लेना, कहीं तेरी नजर ना लग जाए बहू को। उर्मिला को हमेशा से एक बहुत ही सुंदर बहू की आस थी और अब प्रीति उसके लिए एक शो पीस हो गई थी जिसे वो सबको दिखाकर वाह लूट सकती थी। कल शादी में तेरी बहू को देखा मैंने। उर्मिला, सच में प्रीति तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप है, मानना पड़ेगा। बहू तो एक नंबर लाई है तू। पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू किसी की नहीं है। ऐसी बात नहीं है सीता, आज से 30 साल पहले इस मोहल्ले में बिल्कुल ऐसी ही बहू आई थी। जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तो पूरा मोहल्ला मुझे देखने के लिए खड़ा हो गया था। अब जैसी सास होगी बहू भी तो वैसी ही लाएगी ना। पर चेहरे को चाटेगी क्या उर्मिला, अगर गुण अच्छे नहीं होंगे तो। और तभी एक बड़ा सा घूंघट लिए प्रीति सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखा है क्या कि कभी कोई बहू अपनी मुंह दिखाए में खुद ही मेहमानों के लिए खाना लेकर आए। अब इससे ज्यादा और क्या संस्कारी बहू लाती मैं। मेरे तो भाग्य खुल गए इसे पाकर। प्रीति को लाकर पंकज ने तो अपने बेटे होने का फर्ज निभा दिया। अब तो भगवान से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह मम्मी, बहू पाकर अब दामाद की भी इच्छा नहीं रही तुम्हें, हद है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और इन 3 महीनों में प्रीति की सास और उसका पति उसके फुर्तीलेपन, उसके सुंदर रूप का गुण गाते थकते नहीं। पर आजकल प्रीति अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रही थी। एक सुबह वो उठकर जैसे ही शीशे में देखती है, उसे अपने चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स दिखते हैं। ये मेरी क्रिस्टल क्लियर स्किन पर इतने दाने कैसे हो गए? तभी पीछे से पंकज की आवाज आती है। अरे ये क्या, पीलों पर कितने सारे बाल है, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं क्या? और ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारे चेहरे पर इतने पिंपल्स कैसे हो गए? तुम तो कोई कॉस्मेटिक्स भी यूज नहीं करती। पता नहीं पंकज, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी कंघी करती हूँ तो सर से इतने बाल टूटते हैं कि लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी, और ऊपर से अब ये दाने। भगवान करे ठीक हो जाए, वरना अगर मम्मी ने तुम्हारे चेहरे के ये दाने देख लिए ना तो उनका मूड जरूर ऑफ हो जाएगा। और हाँ, अपने बालों का कुछ करो, मुझे कम बाल वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अपनी सास के डर से प्रीति अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर अपने पिंपल्स छुपा लेती है और रसोई में काम करना शुरू कर देती है। तभी हंसती हुई उर्मिला दरवाजे से अंदर आती है और सबसे पहले प्रीति का चेहरा सामने से देखते हुए कहती है, कुछ लगाया है क्या चेहरे पर बहू? नहीं तो माँ। क्यों? वही ना, तू क्यों कुछ लगाने लगी? पता है आज क्या हुआ? वो सुषमा है ना, बहुत अपनी बहू के पतली कमर की तारीफ करती थी। भाई मेरी बहू तो मॉडल है, उसका चेहरा बड़ा चमकता है। ओ क्या कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन। हाँ वही, उसकी बहू का चेहरा 2 रंग सा हो गया है। उसका तो मुंह बन गया था। पर मेरी बहू तो जैसी आई थी वैसी की वैसी है। वैसी ही रहना है बहू। हाँ माँ। अपनी खूबसूरती को लेकर अपनी सास का कंसर्न देखकर प्रीति और घबरा जाती है।
इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक शाम पूरा परिवार मिलकर पार्टी में जा रहा था। तू अपनी वो 1 पीस वाली ड्रेस पहन लेना बहू, अच्छी लगेगी तुझ पर। ला दे मुझे, जरा टाइट कर दूं, तुझे जरा ढीली लगती थी ना वो। नहीं माँ, कहाँ ढीली थी, ठीक ही तो है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। अपनी सास की कही सुनकर प्रीति वही ड्रेस पहन कर आती है, पर अब उसमें उसका पेट अलग ही दिख रहा था और ड्रेस की चेन तो पीछे से बंद ही नहीं हो रही थी, जिसे देखकर उर्मिला की तो जान ही सूख जाती है। ये ड्रेस का चेन बंद क्यों नहीं हो रहा है बहू? तू बंद करना भूल गई है क्या? और ये तेरा पेट अलग सा मटके जैसे बाहर क्यों आ गया? मुझे तो लग ही रहा था मैडम का वजन बढ़ रहा है, अब बैठ कर खाएगी तो यही होगा ना। हे भगवान, तू अभी जाकर कपड़े बदल कर आ बहू, कोई ढीला सा गाउन पहन ले जिसमें तेरा पेट ना दिखे, वरना तू अगर ऐसे बाहर गई ना तो लोग कहते देर नहीं करेंगे कि लाई थी चुईया और बन गई बिल्लाओ। सबकी बात मानकर प्रीति अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है, पर उसका वजन कंट्रोल ना होकर 17 किलो बढ़ जाता है। अब उसके मोटे वजन से हर वक्त उसे कभी अपनी सास की तो कभी अपने पति के ताने सुनने पड़ते थे। एक तो पता नहीं क्यों दिन भर सर चकराता रहता है, ऊपर से ये मेरा वजन की कमी नहीं हो रहा, सारे कपड़े टाइट होते जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है बहू, अच्छा है ना, तेरा मन यहाँ लगता है। इंसान का मन अगर खुश हो तो वजन बढ़ने लगता है। पर पंकज तो मुझे देखना भी नहीं चाहते पापा जी, अब वो बिस्तर पर सोते भी नहीं क्योंकि हर तरफ मेरे टूटे बालों का गुच्छा होता है, जिसे देखकर उन्हें इरिटेशन होती है। आज रात को उनके ऑफिस में पार्टी है, मेरे चेहरे और मेरे वजन के कारण कहीं उनका तमाशा ना बन जाए। रात को अपने पति के ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए हेयर विग लगाकर अच्छे से मेकअप कर प्रीति तैयार बैठी होती है कि ऑफिस से आते ही उसे देखकर पंकज गुस्से से कहता है, कहाँ जाने के लिए तैयार होकर बैठ गई हो तुम? तुम्हें नहीं लेकर जा रहा मैं। स्नेहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं जाएगी बहू? इसके ऑफिस के लोगों के बीच में तमाशा बनवाएगा क्या ये अपना? बहू को खुद बुद्धि होनी चाहिए कि अपने वजन का ख्याल रखे। अब इसकी माँ लगने लग गई है ये। लगता है प्रीति की खूबसूरती का पैकेज 3 महीने का ही था। ये तो बड़ा गलत किया तूने मेरे बेटे के साथ। इससे अच्छी तो वो लड़की थी पंकज, जिसका रिश्ता मैं तेरे लिए लेकर आई थी, पर तुझे तो प्रीति से करनी थी ना शादी। अब हो गई ना गलती, क्या करूं मम्मी, मुझे तो ऑफिस से घर आने का भी मन नहीं करता। चेहरे पर मेकअप लगाकर अपने दाने तो छुपा लोगी तुम प्रीति, पर अपने वजन का क्या करोगी? जितना प्यार प्रीति को 3 महीने में मिला था, उससे कई ज्यादा नफरत वो इन 2 महीनों में झेल चुकी थी। एक रोज प्रीति जब किचन में काम कर रही थी, उर्मिला कहती है, अरे बहू तू रसोई में आ गई? तेरे महीने होने का वक्त है ना, हुई नहीं क्या अभी तक? कहा मम्मी जी, ऐसी हालत में मैं किचन में थोड़ी ना आती। 15 दिन ऊपर हो गए हैं, पर पीरियड्स अब तक नहीं आए। अरे रे बहू, मुझे माफ कर दे, न जाने अनजाने में क्या कुछ नहीं सुना दिया मैंने तुझे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू माँ बनने वाली है। पंकज के पापा, स्नेहा, पंकज जल्दी से यहाँ आओ। उर्मिला की आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं। चलो अब जल्दी से अपनी पत्नी से माफी मांग। क्या माफी मांगू मैं मम्मी? आजकल प्रीति का चेहरा देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अब मेरे चेहरे पर दाने आ रहे हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं? कठपुतली बनाकर रख दिया है तुमने मुझे। एक फर्नीचर को ब्याह कर लाए थे क्या, जो ज्यों की त्यों ही रहती? जिंदगी में कभी आए हो किचन में ये देखने की प्रीति क्या करती है क्या नहीं? अपने ऑफिस का काम तो खुद ढंग से होता नहीं, वो भी रात में मुझसे करवाते हो और कहते हो कि बैठकर खाती है। तो इसी तरह बैठकर एक बार तुम भी किचन संभालो, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ ऑफिस। लगता है बहू का बीपी बढ़ गया है। यूं तो घर के बड़े आप हैं, पर जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप बोलते नहीं। आपकी बीपी तो मेरे साथ ये सब होता देखकर भी नहीं बढ़ी पापा जी, इसीलिए आज मुझे अपनी बीपी बढ़ानी पड़ गई। अरे जी आप चौंकिए मत, जब औरत माँ बनने वाली होती है ना तो चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। बहू पेट से है, इसीलिए बेचारी के चेहरे पर दाने आ गए, उसका वजन बढ़ता जा रहा है। ओह माय बेबी, वही मुझे लगा मेरी डॉल जो इतना मीठा बोलती है वो अचानक कड़वा करेला कैसे बन गई। ये बात थी प्रीति, तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। हाँ, मैं तो अब तक 10 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ ना, इसीलिए मुझे सांस लेते ही पता चल जाता है कि पेट में कुछ है कि नहीं। मुझे लगता है हमें खुद ही किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचते हुए भाभी को एक बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चेकअप के बाद ही तो पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तूने सुना नहीं क्या, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग क्या कहते हैं, पैर भारी हो गया है,
और यहाँ हमारी प्रीति पूरी की पूरी भारी हुई पड़ी है। ये प्रेग्नेंट ही है, पर ठीक है, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। और पहली बार स्नेहा की बात मानकर प्रीति का चेकअप करवाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रीति तो प्रेग्नेंट नहीं है, उल्टा उसे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से थायराइड हो गया है और थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण उसे ये सारी दिक्कतें आ रही थी। क्या बहू प्रेग्नेंट नहीं है? तो फिर ये मोटापा और ये सब? थायराइड में अक्सर लोगों का वजन या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या तो पेशेंट दिन भर थकता ही नहीं या दिन भर थका हुआ महसूस करता है। ऊपर से चेहरे पर बॉडी में यहाँ वहाँ दाने हो जाना, ये सब तो थायराइड में आम बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रीति, तुम अब तक ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही थी? बॉडी में जरा भी चेंज दिखे तो हमें कुछ भी ना सोचकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। मुझे तो पहले ही लगा था कि भाभी को थायराइड हुआ है, पर आप लोगों को अपनी सुंदर बहू के पीछे छुपे इंसान का दर्द दिखे तब तो आप लोग कुछ समझ पाए। भगवान न करे मुझे ऐसा पति या सास मिले जो मुझे बस तब तक प्यार करे जब तक मैं सुंदर दिखूं, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको बूढ़ा होना है, सबकी सुंदरता चली जाएगी। और अगर किसी कारण से मेरी खूबसूरती चली गई तो ऐसे में तो मेरा पति मुझे मायके वापस छोड़ाएगा। आई एम सो सॉरी प्रीति, अनजाने में मैंने न जाने तुम्हें कितना हर्ट कर दिया। तुम कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी और मैं तुम्हें बुरा भला बोलता था। हाँ बहू, मैं भी न जाने सुषमा को दिखाने में ये भूल गई कि तू भी इंसान है, कोई मूर्ति नहीं जो हर वक्त श्रृंगार करके बैठी रहे। डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि प्रीति समय पर दवाइयाँ ले ले। डॉक्टर के बताए तरीके से जैसे ही प्रीति दवाइयाँ लेना शुरू करती है, बस 15 दिन में ही उसके चेहरे के दाने अपने आप छुमंतर हो जाते हैं और उसका वजन भी पहले की तरह हो जाता है। पूरे परिवार को स्नेहा की कही बात ऐसी समझ में आती है कि दोबारा वो लोग कभी भी प्रीति को एक शो पीस की तरह ट्रीट ना करते हुए एक पत्नी, एक बहू की तरह ट्रीट करते हैं।